अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात कर रहे हैं ऑटम 2025 के क्वेश्चन नंबर 3 की। और ये आपका IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक है। और इसको डिस्कस करते हैं, सवाल को देखते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है प्रिपेयर दी जनरल एंट्रीज इन PL's बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020 to 23 and 24 in respect of the above information। इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है और आपने इसकी डबल एंट्रीज पास करनी है, और 3 साल की 2022 भी, 2023 भी और 2024 भी, तीनों साल की। लिखते हैं ऑन 1 जुलाई 2022 पॉलिएस्टर लिमिटेड PL acquired and installed a plant at its factory located in a rural area of Sindh at a cost of rupees 1200 million. The plant has an estimated residual value of rupees 100 million and a useful life of 5 years. The plant is to be depreciated at a rate of 40% using the reducing balance method। और कंपनी का जो साल खत्म होता है वो दिसंबर में खत्म होता है। तो मैंने इससे रेलेवेंट एक वर्किंग भी कर दी है। ये याद रखिएगा कि कंपनी का साल दिसंबर में खत्म होता है और कंपनी ने ये पर्टिकुलर एसेट 1 जुलाई को एक्वायर किया है। और इस एसेट की जो जिंदगी है वो 5 साल है। 5 साल है। 40% का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना। तो देखिए, आपने 1 जुलाई को 1200 मिलियन में ये एसेट खरीदा। आपके सामने वैल्यू नजर आ रही होगी। 2022 की डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? 1200 का 40%, यानी कि जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, मल्टीप्लाइड बाई 6/12। 6/12 इसलिए क्योंकि 2022 में जुलाई से दिसंबर तक की डिप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे होंगे। तो जुलाई से दिसंबर तक यानी कि 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने की जो डिप्रिसिएशन है वो बनी 240। 31 दिसंबर 2022 वाले दिन की जो नेट बुक वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1200 माइनस 240। नेट बुक वैल्यू निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपनी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रही है और उसमें परसेंटेज नेट बुक वैल्यू पर अप्लाई होती है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 960 का 40% लेंगे। 960 का 40% लिया। ये आपने 960 में से 384 माइनस किया तो 576 बचा। उसके बाद आपने 576 का 40% लिया। 576 का जब आपने 40% लिया तो ये 230.40 दूसरी डिप्रिसिएशन आई। आपने 576 में से 230.40 माइनस किया तो आपके पास जो है वो 345.60 नेटबुक वैल्यू आई। 345.60 पर 40% लिया, डिप्रिसिएशन आ गई। इसको माइनस किया तो 207.36 की नेटबुक वैल्यू आ गई। फिर दोबारा से आपने 40% लिया, फिर नई नेटबुक वैल्यू निकाली। और अब आखिरी बार आपने जो है वो 40% मल्टीप्लाइड बाई 6/12 किया तो अगले साल की डिप्रिसिएशन आई और ये 99.53 या तकरीबन अप्रोक्सीमेट 100 मिलियन पर पहुंचा। सर, आखिरी बार आपने 0.5 यानी कि आधे साल की डिप्रिसिएशन क्यों लगाई, पूरे साल की क्यों नहीं लगाई? देखिए, जो एसेट की यूजफुल लाइफ है वो कितनी है सर? 5 साल है। अगर एसेट की यूजफुल लाइफ 5 साल है तो ये आधा साल हुआ। 2022 का आधा साल, 23 का पूरा साल, 1.5, 24 का पूरा साल, 2.5, 25 का पूरा साल, 3.5, 26 का पूरा साल, 4.5 और 2027 के 6 महीने, तो 5 साल पूरे हो जाते हैं। तो मैंने 5 सालों में इस एसेट की किस तरह से डिप्रिसिएशन होनी चाहिए वो सारी चीजें आपके सामने मेंशन कर दी। इस एसेट की कॉस्ट 1200 है। इस एसेट की जो आपके पास रेजिडुअल वैल्यू सवाल में दी हुई है वो 100 है और हमारे हिसाब से भी नेटबुक वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू जो एंड में आएगी एक्सपेक्टेड वो 99.53 आ रही है। अब जिस दिन आपने एसेट खरीदा होगा उस दिन आपने जो है वो प्लांट एंड मशीनरी या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेबिट किया होगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। ये याद रखिएगा। और पहले साल की डिप्रिसिएशन जो आपने रिकॉर्ड करी होगी वो 240 होगी, ये भी याद रखिएगा। इन दो एंट्रीज को जरा हम देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखिए, मैं जिन दो एंट्रीज की अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ वो एक तो ये है 1 जुलाई को आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट डेबिट, कैश बैंक या पेबल का अकाउंट क्रेडिट, जैसे भी आपने उस कंसिडरेशन को सेटल किया। दूसरा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट। ये अभी मैंने आपको ऊपर वर्किंग कर कर इस एसेट के सारे सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर कर दे दी।
पहली डेप्रिसिएशन जो थी वो 240 रुपए थी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट। आगे देखते हैं। On 1st July 2022, PL received a government grant of rupees 300 million for this plant. आपने जो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव करी है वो इस स्पेसिफिक प्लांट के लिए जिसकी ऊपर बात हो रही थी वो रिसीव करी है, on the condition that PL would continue to operate the plant at that location for the next 4 years. कंडीशन ये है कि इस प्लांट को आप 4 सालों तक ऑपरेट करोगे। At inception, there was reasonable assurance that PL will comply with the conditions attached to the grant. Government grant is recorded as deferred income and a part of it is transferred to income each year. जैसे ही आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई, आपने गवर्नमेंट ग्रांट की एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली और उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप हर साल इनकम में लेकर जाओगे। अब ये जो आपको ग्रांट रिसीव हुई है, ये इस पर्टिकुलरली जो एसेट आपने ऊपर खरीदा है ना, उसके लिए रिसीव हुई है। सबसे पहले तो जिस दिन ग्रांट रिसीव हुई होगी उस दिन क्या डबल एंट्री पास हुई होगी, आपने कैश या बैंक को डेबिट किया होगा क्योंकि आपको ग्रांट हासिल हुई है, वो कैश में या बैंक में आई होगी, और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का एक अकाउंट ओपन कर और उसको क्रेडिट कर दिया होगा। जब आप ऐसा कर देंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप हर साल डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में से कुछ अमाउंट पीएनएल में लेकर जाएंगे। वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उसकी एंट्री क्या पास होगी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंट डेबिट, यानी कि जो ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करी थी उसमें से आपने 65 रुपए निकाले और वो 65 रुपए आप ग्रांट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ इनकम लेकर चले गए। अब यहां पर सवाल ये आता है कि सर ठीक है, डबल एंट्री में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट होगा, ग्रांट इनकम क्रेडिट, लेकिन 65 रुपए का अमाउंट कैसे आया? ये जो 65 का पर्टिकुलरली यहां पर अमाउंट है, जिस अमाउंट से एंट्री पास करी गई है, ये अमाउंट जो है इसको कैलकुलेट करने के पीछे क्या लॉजिक है, तो ये हमें देखना है। इसके लिए हमें आना पड़ेगा IAS 20 पर। IAS 20 के कुछ रेलिवेंट पैराग्राफ्स मैंने यहां पर कॉपी किए हैं, पैराग्राफ नंबर 16 और 17। आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि कभी भी कोई भी सवाल करा करें किसी भी IAS का, तो उसके रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स सामने रखकर और आप उसके रेलिवेंट पैराग्राफ्स को रीड किया करें। इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। जब आप प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में जाएंगे, जब आप कंपनीज में काम कर रहे होंगे, तो आप IAS को रेफर करना समझ जाएंगे। इसी हिसाब से मैंने ये 2 पैराग्राफ्स आपके सामने लिखे। अगर हम 17 पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, इन मोस्ट केसेस द पीरियड ओवर विच एन एंटिटी रिकॉग्नाइजेस द कॉस्ट और एक्सपेंस रिलेटेड टू अ गवर्नमेंट ग्रांट आर रेडीली असर्टेनेबल। यहाँ पर हमें ग्रांट एसेट के अगेंस्ट मिली है, एसेट से रेलेवेंट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन है। Thus, grants in recognition of specific expenses are recognized in profit or loss in the same period as the relevant expense. Similarly, अब यहाँ पे पढ़ लें, grants related to depreciable assets, ये एक depreciable asset है ना जिसके अगेंस्ट ग्रांट मिली थी, are usually recognized in profit or loss over the period and in the proportion in which depreciation expense on those assets is recognized. यानी कि IAS हम ये कहता है कि अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट ग्रांट मिली है तो उस ग्रांट को आप इनकम में लेकर जाओगे, जैसे जैसे उसकी डेप्रिसिएशन बुक करोगे वैसे वैसे। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। देखिए आपको टोटल ग्रांट कितनी मिली थी, सर मुझे टोटल ग्रांट 300 मिली। किस एसेट के अगेंस्ट मिली, ये जो ऊपर एसेट की बात करी है, इस एसेट से रेलेवेंट डेप्रिसिएशन की वर्किंग है। जी हाँ, ये पूरा मैंने चार्ट बना दिया था। अच्छा, इसकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 2022 में 240 लगी, 2023 में 384 लगी, 2024 में 230.4, 2025 में 138.24, 2026 में 82.94, 2027 में 24.88। ये बन जाता है तकरीबन तकरीबन 1100.47 कह लें या 1100 कह लें। अब ये जो 300 रुपए मिले हैं ये इनकम में जाते रहेंगे उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में जिस तरह से आप इसकी डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को लेकर जा रहे हो। यानी कि करना ये होगा कि आपको 300 रुपए की ग्रांट मिली है ना, पहली बार कितनी ग्रांट लेकर जाओगे गौर से देखो, 300 को हमें डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में लेकर जाना है, मल्टीप्लाइड बाई 240 ओवर 1100। बात समझ रहे? 1100 पूरे 5 साल की डेप्रिसिएशन है, 240 साल 2022 की डेप्रिसिएशन है। तो 240 ओवर 1100 से 240 ओवर 1100 से वो
पोर्शन मिल गया डिप्रिसिएशन का जो आपने पहले साल टोटल में से डेप्रिसिएशन में एक्सपेंस आउट किया, और 300 के भी इसी तरह से आपने हिस्से करने हैं। 300 के 1100 हिस्से करे और 240 हिस्से को मैं इनकम में पहले साल लेकर जाऊंगा, तकरीबन 65 बनता। सर सेकेंड बार क्या होगा? अगेन 300 रुपए की ग्रांट मल्टीप्लाइड बाई 384 ओवर 1100.47। अगली बार क्या होना चाहिए? अगली बार अगेन 300 मल्टीप्लाइड बाई 230.40 डिवाइडेड बाई 1100। अगली बार क्या होना चाहिए? 300 मल्टीप्लाइड बाई 138.24 डिवाइडेड बाई 1100। अगली बार क्या होना चाहिए? 300 मल्टीप्लाइड बाई 82.94 डिवाइडेड बाई 1100। अगली बार क्या होना चाहिए? 300 मल्टीप्लाइड बाई 24.88 डिवाइडेड बाई 1100। आप देखें कि ये 300 रुपये, ये टोटल 300 रुपये आपने जो है वो एसेट की जिंदगी के साथ साथ जैसे जैसे उसकी डेप्रिसिएशन बुक हुई वैसे वैसे आप गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम में लेकर जा रहे होंगे, और ये 300 टोटल बनेगा। इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि पहले कैलकुलेट कर लो कि डेप्रिसिएशन जो है वो टोटल डेप्रिसिएशन का कितना परसेंट है। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन का हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया कि भाई टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो पहले साल की डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन का 22% है, फिर 35% है, फिर 21% है, फिर 13% है, फिर 8% है, और फिर 2% है। जब हमने ये परसेंटेजेस कैलकुलेट कर ली, जब हमने ये परसेंटेजेस कैलकुलेट कर ली, इसी रेशो में इसी परसेंटेज में हम अपने ग्रांट को रिकॉर्ड कर दें। 300 का 22% पहले साल, 300 का 22% पहले साल, 300 का 35% दूसरे साल, 300 का 21, 13, 8 और 2%। इस तरह से मैं रिकॉर्ड कर लूँ, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमें अपनी इनकम को रिकॉर्ड करना है। अच्छा सर, हमारा आंसर 65.426 आ रहा है, और जो आईकेप ने आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 65। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आईकेप इसको 1100.47 बिल्कुल एग्जैक्ट कंसिडर नहीं कर रहा, आईकेप इसको 1100 कंसिडर कर रहा है। इसलिए क्योंकि आईकेप ने ये वाली वर्किंग नहीं करी हुई है, आईकेप ने ये वाली वर्किंग नहीं करी हुई है। आईकेप ने जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो ऐसे कैलकुलेट करी है कि कॉस्ट 1200 थी और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू 100 है, तो आपने 1100 की डेप्रिसिएशन बुक करी होंगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऐसे करता तो मैं क्या करता, 240 सॉरी 300 मल्टीप्लाइड बाई 240 डिवाइडेड बाई 1100, 65.45 फिर भी आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके पास आईकेप की वर्किंग भी मौजूद है। मैं 65 की ज़रा वर्किंग दिखा दूँ। देखिए ये दो डेप्रिसिएशन हमने भी कैलकुलेट करी ना, 240 और 384। अब देखिए जरा आईकेप ने 65 जो कैलकुलेट किया है वो कैसे किया है? 300 मल्टीप्लाइड बाई 240 डिवाइडेड बाई 1100, उसूलन ये 65.45 आता है। और अगला 300 मल्टीप्लाइड बाई 384 डिवाइडेड बाई 1100, 104.72 आता है। तो आईकेप ने उसको राउंड ऑफ कर दिया, कोई मसला नहीं है, मिलियंस में सारी अमाउंट लिख लेता है। ठीक है जी, इस तरह से आप पहले साल जो है वो कुछ अमाउंट डेफर्ड ग्रांट से निकाली और ग्रांट इनकम में ले गए। अच्छा, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हमने वर्किंग कर ली है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट, 384 का अमाउंट आपको यहाँ नजर आ रहा है, और इससे रेलेवेंट 104.68 की या 105 की आप जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से डेबिट कर कर और ग्रांट इनकम में क्रेडिट करोगे। ये भी आपको समझ आ गया। अब आ जाते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है कि ऑन 1 जनवरी 2024 पीएल डिस्पोज्ड ऑफ द प्लांट फॉर ₹320 मिलियन। जब आप कोई प्लांट डिस्पोज ऑफ करते हो, जब आप कोई प्लांट डिस्पोज ऑफ करते हो तो उस पर गेन या लॉस अराइज होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द डिस्पोजल द ग्रांट बिकम रीपेबल। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपने हमारी कंडीशन पूरी नहीं करी है, काइंडली आप ग्रांट हमें वापस कर दें। ये रीपेमेंट ऑफ ग्रांट है। कौन सी ग्रांट है? गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगाई थी ना कि कम से कम 4 साल तक, कम से कम 4 साल तक क्या होगा, 4 साल तक आप इस प्लांट को ऑपरेट करोगे।
लेकिन आपने क्या किया, 2024 के शुरू में ही इस प्लांट को डिस्पोज ऑफ कर दिया। यानी कि आपने 23 का पूरा साल चलाया, 22 के 6 महीने चलाया और 24 में तो चलाया ही नहीं, 1.5 साल में आपने इस प्लांट को निकाल दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमने आप पे एक कंडीशन लगाई थी इस ग्रांट के अगेंस्ट, वो ये है कि आप 4 साल तक इस प्लांट को ऑपरेट करोगे, वो कंडीशन आप पूरी नहीं कर रहे हो, लिहाजा जितने भी पैसे हमने आपको दिए थे आप रिफंड करें। As a result of the disposal, the grant become repayable and PL repaid 80% of the grant, that is 240 million, to the government in full and final settlement. Full and final settlement का मतलब यह है कि गवर्नमेंट से मुज़ाकरात हुए, गवर्नमेंट को मैंने बोला कि यार, गवर्नमेंट बोल रही है भाई 300 मिलियन हमने आपको दिए थे वापस करें। हमने उनको मना लिया, हमने उनको बोला यार थोड़ी सी माफ़ी, 300 के बजाय आप हमसे 240 ले लें। तो मैंने 240 जो है वो उनको वापस कर दिए। अब क्या एंट्री पास होगी ज़रा देख लेते हैं। पहले डिस्पोजल की बात करते हैं। डिस्पोजल की वही एंट्री है जो आप पहले पढ़ते हुए आ रहे हो, कैश या बैंक या रिसीवेबल डेबिट होगा। डिस्पोजल अकाउंट ओपन करे बगैर ये एंट्रीज पास करी जा रही हैं। जो एसेट बेचा है उसकी बुक से कॉस्ट जो है वो हटा दोगे, जो एसेट बेचा है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक से हटा दोगे। ये एंट्रीज आई है 16 में और बहुत बार आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 1200 का एसेट था, 624 की उसकी डेप्रिसिएशन अभी तक थी, तो 576 उसकी नेटबुक वैल्यू बची। ये मैंने बेचा कितने में, 320 में, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे लॉस और डिस्पोजल भी वह है 256 का। तो डिस्पोजल की तो एंट्री वही है जो सदियों से सालों से आप पास करते हुए आ रहे हो। मुझे नहीं लगता कि इस डिस्पोजल की एंट्री में आपको कोई ऐसा इशू होगा। अब आ जाते हैं ग्रांट की वापसी पर। कैश या बैंक जो है वो 240 से क्रेडिट हो रहा है क्योंकि मैं 240 इनको वापस कर रहा हूं। अच्छा, अब आपके पास ग्रांट आई थी 300, पहले साल उसमें से 65 इनकम में ले गए थे और दूसरे साल 105 इनकम में ले गए थे। तो इसका मतलब डेफर्ड ग्रांट के अकाउंट में अभी 130 रुपए बाकी थे। जब आपने ग्रांट वापस करी तो आपने कैश या बैंक को क्रेडिट किया और डेफर्ड ग्रांट जो है उसको आपने बचा हुआ जो उसमें अमाउंट था क्रेडिट साइड पर उससे डेबिट कर कर उसको ख़त्म किया। और लॉस ऑन रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एज अ बैलेंसिंग फिगर आया है। लॉस ऑन रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एज अ बैलेंसिंग फिगर आया है। सर क्या ये किसी और तरह से कैलकुलेट भी हो सकता था? जी हाँ, ऐसे कैलकुलेट हो सकता था कि देखें, आपने पहले साल 65 रुपए ग्रांट की इनकम बुक करी, दूसरे साल आपने 105 रुपए की ग्रांट की इनकम बुक करी, यानी कि आप इनकम्स में टोटल कितना लेकर चले गए थे? 65 और 105 यानी कि 170 लेकर चला गया था। गवर्नमेंट ने आपको 300 रुपए दिए थे, लेकिन आप वापस उनको कितने कर रहे हो? मैं वापस उनको 240 कर रहा हूं। इसका मतलब मैंने किसी तरह से गवर्नमेंट को इस चीज पर राजी कर लिया कि 60 रुपीज तो मेरे पास रहने दें, क्योंकि आपने मुझे 300 दिए थे, मैं आपको वापस 240 करता हूं, माफ कर दें मुझे, ये पैसे वापस ले जाएं। लेकिन हमने 1.5 साल काम किया है तो बराए मेहरबानी इसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट समझे। गवर्नमेंट मान गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 300 में से 240 रुपए वापस कर रहा हूं, तो मेरी जो नेट इनकम है वो पीरियड ऑफ 1.5 ईयर्स वो 60 होनी चाहिए। 170 में अभी तक बुक कर चुका हूं इनकम में, उसको मुझे रिवर्स करना होगा। तो 170 में से अगर मैं 60 माइनस करता हूं तो भी 110 का आंसर आता है। इस चीज़ को भी ज़रा थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन फाइनली ख़त्म होता है, कोई ख़ास मुश्किल एज सच क्वेश्चन नहीं है। बहरहाल आपने आईएएस को साथ साथ रिवाइज करना है, रिकैप करना है, और कुछ एडिशनल बातें या मैंने इस क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके सामने डिस्कस किया, इसको ज़रूर देखना है और इसी सवाल को 2-3 बार ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।